मोटिवेशन। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार। भारतीय संविधान की हमारी इस यात्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। कौन है भारत का नागरिक? कैसे मिलती है नागरिकता? चलिए आज इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नागरिकता का असल में मतलब क्या होता है और हमारे संविधान के कौन-कौन से अनुच्छेद हैं जो इसकी बुनियाद रखते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये नागरिकता आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी देश द्वारा अपने लोगों को दिए गए कुछ खास अधिकार हैं। यही अधिकार उन्हें उस देश में रहने वाले बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। और हाँ, भारत में एक बहुत खास बात है, वो है एकल नागरिकता। इसका मतलब है कि हम सब सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं, किसी राज्य के नागरिक नहीं। आप जरा कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं। भारत में नागरिकता का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। एक नागरिक होने के नाते ही हमें पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर वोट देने जैसे बड़े अधिकार मिलते हैं। ये अधिकार किसी भी बाहरी व्यक्ति को, मतलब गैर नागरिक को नहीं मिल सकते। अब देखते हैं कि हमारे संविधान ने नागरिकता की नींव कैसे रखी। अनुच्छेद 5 मतलब आर्टिकल 5 बहुत ही सीधी और साफ बात करता है। ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 को, यानी जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन जो कोई भी भारत की जमीन पर रह रहा था उसे भारत का नागरिक मान लिया गया। ये हमारे देश के नागरिकों को पहचानने का पहला और सबसे बुनियादी कदम था। हम सब जानते हैं कि बंटवारा एक बहुत ही मुश्किल दौर था। अनुच्छेद 6 उसी दौर से जुड़ा हुआ है। यह उन लोगों को नागरिकता देने के बारे में है जो पाकिस्तान से भारत आए थे। इसके लिए एक खास तारीख तय की गई, 19 जुलाई 1948। इस तारीख को परमिट रूल के तहत एक कट ऑफ लाइन की तरह इस्तेमाल किया गया ताकि ये पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से हो सके। ठीक इसी तरह अनुच्छेद 7 उन लोगों की बात करता है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। साफ तौर पर कहा गया कि उन्हें भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। हाँ, कुछ शर्तों के साथ उनके वापस आने का रास्ता भी खुला रखा गया था। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है कि वो विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों को भी नहीं भूलता। अनुच्छेद 8 उन्हीं लोगों की नागरिकता के अधिकारों की बात करता है जो भले ही दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों, पर दिल से हिंदुस्तानी हैं। और अब आता है एक बहुत ही अहम नियम जिसे समझना बेहद जरूरी है। अनुच्छेद 9 बिल्कुल साफ साफ कहता है, अगर कोई भी भारतीय अपनी मर्जी से वॉलंटरीली किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी पल खत्म हो जाएगी। एक व्यक्ति, एक नागरिकता, बस। अनुच्छेद 10 एक तरह की गारंटी है, एक भरोसा दिलाता है। ये कहता है कि एक बार आपको नागरिकता मिल गई तो वो आपसे ऐसे ही नहीं छीनी जा सकती। आपकी नागरिकता हमेशा बनी रहेगी, बशर्ते हमारी संसद इस पर कोई नया कानून ना बना दे। और इन संवैधानिक प्रावधानों में जो आखिरी और सबसे पावरफुल अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 11। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये नागरिकता से जुड़े किसी भी तरह के कानून बनाने का सारा अधिकार हमारी संसद यानी पार्लियामेंट को देता है। तो संविधान की बुनियाद तो हमने समझ ली। अब हम उस कानून की तरफ बढ़ते हैं जो नागरिकता की पूरी प्रक्रिया की सारी बारीकियों को समझाता है, और वो है नागरिकता अधिनियम 1955। ये अधिनियम भारतीय नागरिकता पाने के 5 अलग-अलग रास्ते बताता है। पहला, सबसे आसान, जन्म के आधार पर। दूसरा, वंश के आधार पर, यानी अगर आपके माता पिता भारतीय हैं। तीसरा है पंजीकरण, या जिसे हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। चौथा तरीका है देशीकरण, मतलब अगर कोई लंबे समय तक भारत में रहता है। और पांचवा है, अगर कोई नया इलाका भारत का हिस्सा बनता है तो वहां के लोग अपने आप भारतीय नागरिक बन जाते हैं। एक बात समझनी होगी, नागरिकता का कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये समय और देश की जरूरतों के हिसाब से बदलता रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, 1986 से लेकर 2019 तक इसमें कई बार बड़े बड़े संशोधन हुए हैं जो ये बताते हैं कि ये एक लगातार विकसित होता हुआ कानून है। अब 2 बड़े जरूरी शब्द समझते हैं, एनआरआई और ओसीआई। एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन, ये वो भारतीय नागरिक हैं जो काम या पढ़ाई के लिए विदेश में रहते हैं पर हैं इंडियन सिटीजन ही। वहीं दूसरी तरफ है ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये दर्जा 2005 में शुरू किया गया था। ये उन भारतीय मूल के लोगों के लिए है जिनके पास अब विदेशी पासपोर्ट है। ये उन्हें भारत में बिना वीजा के आने जाने जैसी कई खास सुविधाएं देता है। अच्छा, जिस तरह नागरिकता पाई जा सकती है, ठीक उसी तरह इसे खोया भी जा सकता है।
चलिए अब उन 3 मुख्य वजहों को देखते हैं जिनसे किसी भी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता खत्म हो सकती है। तो इसके 3 मुख्य तरीके हैं। पहला, जैसा हमने पहले भी देखा, अगर कोई दूसरे देश की नागरिकता ले ले। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति खुद ही अपनी नागरिकता छोड़ने का फैसला करें, मतलब स्वेच्छा से त्याग दें। और तीसरा, कुछ बहुत ही गंभीर हालातों में सरकार द्वारा नागरिकता को समाप्त किए जाने पर। हाँ, सरकार भी कुछ गंभीर मामलों में नागरिकता छीन सकती है, जैसे कि अगर कोई संविधान के प्रति निष्ठा ना दिखाए, देश के खिलाफ किसी गतिविधि में शामिल हो, या फिर किसी ने धोखाधड़ी से नागरिकता हासिल की हो, या फिर बिना बताए बहुत लंबे समय से विदेश में रह रहा हो। चलिए अब नागरिकता से जुड़े कुछ प्रैक्टिकल पहलुओं को भी समझ लेते हैं, जैसे कि वीजा, पासपोर्ट और राष्ट्रमंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या हैं। पासपोर्ट और वीजा, ये 2 ऐसे शब्द हैं जिनमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। देखिए, पासपोर्ट आपकी अपनी सरकार द्वारा दिया गया एक पहचान पत्र है जो कहता है आप हमारे नागरिक हैं, जबकि वीजा उस दूसरे देश की अनुमति है जहां आप जाना चाहते हैं। राजदूत या एम्बेसडर, ये कौन होता है? ये किसी दूसरे देश में हमारे देश का आधिकारिक प्रतिनिधि होता है जो हमारे देश के हितों के लिए काम करता है। और सबसे खास बात यह है कि उन्हें एक विशेष कानूनी संरक्षण मिलता है जिसे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी कहते हैं। और ये राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ क्या है? असल में ये उन देशों का एक समूह है जो इतिहास में कभी ना कभी ब्रिटिश शासन का हिस्सा थे। और एक मज़ेदार बात यह है कि राष्ट्रमंडल देशों में एक दूसरे के राजदूतों को एम्बेसडर नहीं बल्कि हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त कहा जाता है। चलिए अब हम अपने अंतिम और शायद सबसे चर्चित हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम नागरिकता से जुड़े उन 3 शब्दों को समझेंगे जो अक्सर खबरों में छाए रहते हैं: CAA, NRC और NPR। तो पहला सवाल, ये CAA आखिर है क्या? CAA का पूरा नाम है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये कानून हमारे 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। इन समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। इसके तहत उनके लिए भारत में रहने की जो जरूरी अवधि थी उसे 11 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया है। अगला सवाल, NRC से क्या मतलब है? NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये भारत के सभी वैध नागरिकों का एक रजिस्टर है। इसे विशेष रूप से असम में लागू किया गया था। वहां 24 मार्च 1971 की तारीख को नागरिकता साबित करने के लिए एक कट ऑफ डेट माना गया और इसके लिए लोगों को दस्तावेज जमा करने पड़े। और अब हमारा आखिरी विषय, ये NPR क्या है? NPR का मतलब है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। यहाँ एक बात पर गौर करना जरूरी है, ये देश में रहने वाले सभी निवासियों का एक रजिस्टर है, सिर्फ नागरिकों का नहीं। इसमें नागरिक और गैर नागरिक दोनों ही शामिल होते हैं। इसे जनगणना के साथ तैयार किया जाता है और इसका आधार भी नागरिकता अधिनियम 1955 ही है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नागरिकता सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारे अधिकारों की बुनियाद है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक देश का नागरिक होने का असल मतलब क्या होता है। और हमेशा याद रखिए, ज्ञान की इस खोज में हमारा एक ही मोटिवेशन है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।